हेलो दोस्तों, आज हम आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आज पूरा कंप्लीट करा देंगे। ये हमारी शायद चौथी वीडियो होगी जिसके बारे में आज हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलो इसके बारे में थोड़ा दोबारा समझ लें। दोबारा बार बार रिपीट करने से वैसे भी ज़्यादा याद होता है, तो हम ये पढ़ चुके होंगे, आपको ने पढ़ा होगा, तो इसे दोबारा एक बार रिविज़न कर लेते हैं। तो ये रहा, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आप पढ़ चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ क्या लिख रखा है? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये भी बहुत आसान है। तो अभिक्रिया के बारे में हमने समझ लिया है कि अभिक्रिया क्या है। अब हम समझेंगे अभिकारक, यानी कि अभिकारक के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ अभिकारक क्या है, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। और उत्पाद के बारे में भी बता चुका हूँ। ये सब मैं बता चुका हूँ। वैसे मैं दोबारा क्यों पढ़ा रहा हूँ, वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर बार बार हम रिपीट करते हैं ना किसी चीज़ को, तो बार बार यानी कि रिपीट करने पर वो ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है, इसलिए मैं इसे पढ़ा रहा हूँ। तो आपने अभिकारक और उत्पाद, ये तो आपको पता ही होगा। अभिकारक और उत्पाद दोनों रासायनिक अभिक्रिया के क्या होते हैं? भाग होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के ये भाग होते हैं। कौन? अभिकारक और उत्पाद, ठीक है। और उत्पाद तो हमारा यही रहा। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के भाग होते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण दे दीजिए। तो रासायनिक अभिक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना। ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और मैंने ये बताया था आपको, जहाँ रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो उसका मतलब वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फीते का जलना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दही का बनना, यानी कि दही का बनना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो इतना तो हमने समझ लिया कि दही का बनना, भोजन का पाचन, श्वसन, ये सब क्या है? ये सब एक रासायनिक अभिक्रिया है, जिसके बारे में हम समझ चुके हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देने वाले हैं अगली वीडियो में। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, अब प्रेक्षण भी समझ लेते हैं। पहला प्रेक्षण क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन। सबसे पहले क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन होगा। दूसरा रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। ये याद रखना, ये रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण है। वैसे याद करने की चीज़ है नहीं, बस समझने की चीज़ है। समझ लीजिए तो बहुत आसान होगा। अब रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर रखा है इन्होंने? उसको प्रदर्शित कर रखा है, यानी कि दिखाया कैसे जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभिकारक जो होते हैं वो किधर होते हैं? वो होते हैं LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। और जो इधर होते हैं वो होते हैं राइट हैंड साइड। क्या होते हैं? वो होते हैं उत्पाद। ये आपको मैं बता चुका हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो में भी देख सकते हो। यहाँ पे भी वही बता रखा है। शब्द समीकरण, ये शब्द समीकरण है, ये शब्द समीकरण दे रखा है। ये LHS है, ये RHS है। LHS और RHS आपको पता है। रासायनिक समीकरण के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, रासायनिक समीकरण क्या है। तो यहाँ दोबारा रासायनिक समीकरण के बारे में आ चुका है। रासायनिक समीकरण क्या है आप दोबारा समझ लेते हैं एक और बार। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है, यानी कि निरूपित का मतलब दिखाई जाती है या प्रदर्शित की जाती है या इसके द्वारा दिखाई जाती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनके भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। यानी कि अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं उनको सूत्र लिखे जाते हैं। और किस अवस्था में लिखे जाते हैं? भौतिक अवस्था में, याद रखना, भौतिक अवस्था में लिखे जाते हैं। ये रासायनिक समीकरण यही होता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि C जो है वो क्या है? एक भौतिक अवस्था है। क्या है? भौतिक अवस्था है। किसकी भौतिक अवस्था है? किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की एक भौतिक अवस्था है। तो C+O2 मिलकर हमारा क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये हमारा क्या बन गया? ये एक हमारी रासायनिक समीकरण बन गई। क्या बन गई? हमारी एक रासायनिक समीकरण बन गई, जहाँ पर अभिकारक, यानी कि ये हमारे क्या हैं? ये हमारा क्या है? ये हमारा अभिकारक है। ये हमारा क्या है? अभिकारक है। और ये हमारा क्या है? उत्पाद है। ये हो गया अभिकारक उत्पाद के बारे में आप समझ चुके होंगे। तो और आगे समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के तीर के निशान, यानी कि तीर के निशान से दर्शाया जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया को ये बहुत ही मैंने टॉपिक है, यानी कि अभी मैंने आपको शायद समझाया नहीं है ये वाला चैप्टर अभी, या ये टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो इसको संतुलित कैसे करें
और पूछ लिया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो चलो इसको पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, ये बहुत आपने सुना होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। हाँ पढ़ा चुका हूँ पीछे वाली वीडियो में। अगली जो पीछे जो वीडियो है, यानी कि जो पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें मिल जाएगी आपको। ये बात मैंने जरूर बोली है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो होता है उसको, यानी किसी भी रासायनिक समीकरण में, यानी कि कोई भी रासायनिक समीकरण होता है उसमें तत्वों के परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है उनका ना ही सर्जन होता है ना ही विनाश होता है। यानी कि मतलब इस रासायनिक समीकरण में तत्वों के जो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो ना ही उत्पन्न होती है और ना ही उनका विनाश होता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए संतुलित करना, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक होता है। ये पिछली वाली वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ, आप दोबारा उसे देख सकते हो। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो, ये देखिए, अरे यार मैंने पढ़ा ही नहीं, यहाँ लिखा हुआ है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण हो है ना ही विनाश। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्टि के लिए इसकी संतुष्टि होनी पड़ेगी भाई, इसे संतुष्ट करना पड़ेगा रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात। यानी कि भी बता चुका हूँ, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है, ये भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, आप देख सकते हो। मैं पिछली वीडियो, ये तो बस इंट्रोडक्शन है, यानी कि मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ ये वीडियो। क्षणबंध संतुलित करना, यानी कि ये आपको बता चुका हूँ मैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि हिट एंड ट्रायल विधि, जहाँ पर असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। जैसे असंतुलित को संतुलित कैसे किया जाता है, अब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल की विधि के बारे में बता रखा है, आप चाहे से देख सकते हो, या फिर मैं आप कमेंट में बताएं मुझे, इसके बारे में भी पढ़ाएं। रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए, यानी ये बॉक्स बना रखे हैं इन्होंने, और इनके क्या कर रखा है, रासायनिक समीकरण लिख रखा है, ये रासायनिक समीकरण लिख रखा है इनका। अब प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए, यानी कि इनके प्रत्येक बॉक्स का बनाना। और प्लस का निशान तो आपको पता है क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये अभिकारक है। यहाँ पे भी उत्पाद है, क्योंकि यहाँ पे भी योग का निशान लगा लिया जाता है, और ये उत्पाद है और ये अभिकारक है। लेफ्ट हैंड साइड वाले जो होते हैं वो अभिकारक होते हैं, राइट हैंड साइड वाले क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं, ये आपको पता लग गया होगा। चलो आगे चलते हैं। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए, यानी कि संतुलित करते समय कोई परिवर्तन नहीं करना है बॉक्स के अंदर। समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या नोट कीजिए, यानी कि लोहे की, यानी कि Fe की कितनी संख्या है, वो है 1। कितनी है, 1। लेफ्ट हैंड साइड याद रखिए, लेफ्ट हैंड साइड कौन है, अभिकारक, ठीक है। और H2O यानी कि जल की संख्या, जल में क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है, ये भी याद रखिए। जल में क्या है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 2 है यहाँ पर। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 2। और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, यहाँ 1 है। वो तो आप देख ही रहे होंगे कि कितनी है। H की मात्रा जो है 2 है, H की मात्रा 2 मिलेगी और O की मात्रा 1 है, ठीक है, यार समझ गए हो। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देख लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड तो हम देख लिए, अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड, यानी कि उत्पाद के परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ Fe यानी कि लोहा जो है 2 है, नहीं लोहा 2 नहीं है यहाँ पर, Fe2। तो यहाँ Fe जो है यहाँ 3 बता रखा है, और बल्कि यहाँ Fe2 लिखा हुआ है। मुझे लगता है इन्होंने कुछ गलती करी है, O4 गलत है यहाँ, बल्कि O3 होना चाहिए और Fe2 होना चाहिए, ठीक है। और H कितने हैं, 2, ये तो सही है। यहाँ पर Fe जो होगा वो होगा 2 और O ऑक्सीजन कितनी है, वो है 3। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लाकर संतुलित कीजिए, यानी कि सबसे अधिक परमाणु, ये याद रखिए, वाले तत्व के अभिकारक या उत्पाद, यानी कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है, उनकी साइड, यानी कि उनकी साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। यानी गुणांक का मतलब होता है 2 लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए, उचित होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिए। चलो आगे देखते हैं। यहाँ देखिए लोहे में, यानी कि उचित गुणांक, यानी कि उचित गुणांक क्या लगाया गया है यहाँ पर, उचित गुणांक, यहाँ उचित गुणांक 4 लगा दिया गया है। जब यहाँ 4 लगाया गया तो यहाँ 4 लगने के बाद Fe जो हो गया है 3, O हो गया है कितना, 4। अब यहाँ जब ऐसा गुणांक लग जाएगा H2 हो जाएगा, और यहाँ H2 होने के बाद यहाँ पर सभी तत्वों के परमाणु को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। यानी कि रुकिए अभी रुक जाइए। यहाँ पर जब इन्होंने 4 लगाया तो यहाँ पे भी 4 लग गया,
देखिए यहाँ पे जब 4 लगा तो यहाँ पर ये जो था इधर आ गया, 4 हो गया ना, 4 4H2, यानी कि संतुलित किया जा रहा है, असंतुलित को संतुलित किया जा रहा है। अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। चलो आगे देखते हैं, चरण 5 है ये। और ये भी ध्यान रखिए, बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि एस किसे कहते हैं। एस कहते हैं ठोस को, याद रखना। किसी किसी तत्व यानी किसी अभिक्रिया के आगे एस लिखा होता है ना, जैसे ये देखिए, यानी कि एस लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या है, एस लिखा हुआ है तो ये ठोस है। क्या है ये, ठोस। ये एस माने ठोस होता है, एल माने क्या होता है, द्रव होता है। गैसीय का मतलब होता है गैस से अवस्था, जी होता है। AQ का मतलब होता है, AQ का मतलब बहुत जल्दी भूल जाते हैं लोग, AQ का मतलब क्या है, तो AQ का मतलब क्या होता है, जलीय विलयन, याद रखना। AQ का मतलब क्या है, जलीय विलयन। यहाँ S का मतलब ठोस, G का मतलब गैस, और S का मतलब ठोस, फिर G का मतलब गैस। तो गैस अवस्था में है ये। H2 जो होता है, हाइड्रोजन जो गैस है वो गैस। तो आगे हम समझेंगे चरण 6 के बारे में। तो चरण 6 में बस यही लिखा हुआ है दोस्तों कि किसी ताप, दाब या उत्प्रेरक को, जैसे C+O2 लिखता हूँ ना मैं, जैसे तो जैसे मैं एक निशान बनाता हूँ ऐसे तीर का, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो यहाँ पर कोई ना कोई अभिक्रिया होती है, यानी कि इस डब्बे में, यानी कि एक बॉक्स है यहाँ पर, तो यहाँ कोई ताप, दाब या उत्प्रेरक लगाना हो तो वो तीर के निशान के ऊपर होगा या नीचे होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा, इन दोनों में से एक पे आप लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर C+O2 जब बनाया, जब यहाँ पर ताप 373 कैल्सियस का लगे, तो यही है। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आगे हम पढ़ चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार भी हम पढ़ चुके हैं। संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम पूरी डिटेल दे चुका हूँ, मेरी पिछली वाली वीडियो में आप देख सकते हो। संयोजन अभिक्रिया, कोयले का दहन, ये देखिए CO2 में बार बार बोलता रहता हूँ ना, तो यहाँ पे आ गया CO2, ये बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि ये बहुत बार आता है, ये सूत्र याद रख लेना। जल का निर्माण, और ये जल का निर्माण तो आसान है। यहाँ पर क्या होता है, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है तो जल प्राप्त होता है, पर यहाँ संतुलित किया गया है ना। संतुलित देख लीजिए, संतुलित कैसे करा गया है। यहाँ पर एक उचित गुणांक लगाकर इसे जल बनाया गया है। बिना बुझा चूना, ये रहा, इसे भी आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार बोर्ड में ज़रूर पूछ लिया जाता है ये। ऊष्मासेपी अभिक्रिया, ऊष्मासेपी और ऊष्माशोषी दोनों बता चुका हूँ मैं, ऊष्मासेपी के बारे में भी और ऊष्माशोषी के बारे में भी। ऊष्मासेपी में जो होता है, ऊष्मा जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है, में उत्पाद का निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब होता है उत्पन्न या पैदा होती है यार, और मैं बता चुका हूँ यहाँ पर ऊष्मा देखिए पैदा हो रही है, उत्पन्न हो रही है, मैंने पहले इस वीडियो में बता चुका है। वियोजन अभिक्रिया, इसके बारे में भी बता चुका हूँ, जहाँ पर क्या होता है, अभिकारक यानी कि कोई एक अभिकारक होता है, वो टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, ये भी मैं बता चुका हूँ। इसके बारे में भी बहुत पूरा डिटेल में बता चुका हूँ, ये हो चुका है। उसमें वियोजन, यानी कि जो मैं यानी पिछली वीडियो में ये भी बताया था मैंने कि वियोजन जो होते हैं उसमें होते हैं विद्युत वियोजन होते हैं, यानी कि 3 या 4 प्रकार से होती है। एक तो उसमें वियोजन हो गई, विद्युत वियोजन हो गई, प्रकाश वियोजन हो गई, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जैसे मैंने अभी बताया था ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्मासेपी अभिक्रिया के बारे में मैं बता चुका हूँ। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन, यानी कि ऊष्मा का अवशोषित होती है। यहाँ शोषी का मतलब यही है, अवशोषित, ये मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख सकते हो। वीडियो को इतना लंबा नहीं करना चाहता मैं, इसलिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में भी बता चुका हूँ मैं अपनी पिछली वीडियो में। अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके योग से विस्थापित कर देता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल ही देख लीजिए, यानी कि जो Fe है और CuSO4 है, जो Cu था वो क्या कर रहा है, वो Cu जो है कम क्रियाशील तत्व है, ठीक है, और Fe लोहा जो है क्या है, ये अधिक क्रियाशील है, यानी क्या है, ये अधिक क्रियाशील, और ये क्या है, ये कम क्रियाशील तत्व है। तो इनने क्या करा कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके योग से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ इन्होंने विस्थापित करके क्या बना,
ये फेरस सल्फेट बना लिया, FeSO4 फेरस सल्फेट बना और कॉपर अलग निकल गया। तो ये कम क्रियाशील था और ये अधिक क्रियाशील था। आपको सक्रियता श्रेणी जरूर याद करनी चाहिए। सक्रियता श्रेणी अगर आपने याद कर ली तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील तत्व है और कौन सा तत्व कम क्रियाशील तत्व है। सक्रियता श्रेणी जरूर याद करिएगा। ये आपको मिल जाएगी शायद धातु वाले चैप्टर में जरूर मिल जाएगी सक्रियता श्रेणी, इसके बारे में भी याद कर लीजिएगा। लोहे की कील पर भूरे रंग यानी कि एग्जाम्पल दे रखा है। द्विस्थापन अभिक्रिया के बारे में मैं बता चुका हूँ, जिसमें क्या होता है यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ये मैं बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। उपचयन और अपचयन के बारे में भी बता चुका हूँ। वीडियो को इतने लंबा नहीं करता मैं, बस क्योंकि ये दोबारा रिवाइज करने के लिए मैं बना रहा हूँ। उपचयन और अपचयन मैंने बताया था। उपचयन में जो होता है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अपचयन में जो होता है हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये इसके उदाहरण ही दे रखे हैं यहाँ पर, देख लीजिए। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी कि उपचयन जो होता है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है। यानी कि अभी मैंने यहाँ उपचयन की आपको बताई थी ना, जैसे C+O2, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यानी कि क्या है ये उपचयन है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो ये क्या है उपचयन है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ये क्या उपचयन है। बहुत आसान है। चलो आगे चलते हैं। अपचयन में क्या होता है, अपचयन जो होती है उसमें क्या होता है हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, याद रखिएगा हाइड्रोजन की वृद्धि। और ये जो आपको उदाहरण दे रखा है ये रेडॉक्स अभिक्रिया का है। रेडॉक्स अभिक्रिया ये आ जाती है रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। रेडॉक्स अभिक्रिया जहाँ पे अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती हैं, वही रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अपचयन के बारे में बता चुका हूँ। और दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव, ये याद रखिएगा, उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव हो रहा है यहाँ पर, उपचयन अभिक्रिया का। तो संसारण और विकृगंधिता के बारे में बता चुका हूँ। संसारण किसे कहते हैं, विकृगंधिता किसे कहते हैं, कि जब कोई धातु अदरता अम्ल आदि संपर्क में आती है, यानी कि जिससे धातु ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है और क्षारित हो जाती है। यानी कि मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि कब कोई धातु जो होती है वो आर्द्रता या फिर वायु या अम्ल इनके संपर्क में आती है तो उसकी ऊपरी परत क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। इसकी लोहा जो है यदि वो पानी में डाल दिया जाए या अम्ल खट्टे पदार्थ में तो उसकी ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है, इस पर जंग लग जाती है, ऐसा होता है। लोहे की वस्तु पर जंग लगना, यानी कि एक उदाहरण ये भी दे रखा है, ये देखिए लोहे की वस्तु है, चांदी के ऊपर काली परत एवं तांबे, यानी कि ये उदाहरण है, उदाहरण देख सकते हो आप। विकृगंधिता, इसके बारे में बता चुका हूँ कि वसायुक्त एवं तेलीय खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो क्या करते हैं, वायु के संपर्क में आने पर उपचित हो जाते हैं और उनका स्वाद और गंध परिवर्तन हो जाता है। ये भी बहुत आसान है। और ये क्या है, इसके उपाय, यानी कि इसको रोकने के लिए उपाय दे रखे हैं। वायुरोधी बर्तन में खाग, यानी कि इसके बारे में बता चुका हूँ मैं। शीतलन द्वारा, ये मैंने पिछली बार आपको वीडियो पूछा था कि शीतलन का मतलब क्या है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, यानी कि जो चिप्स के पैकेट, यानी कोई भी पैकेट होता है खाने के, यानी कि जो चिप्स का पैकेट है उसमें कौन सी, यानी कि चिप्स को बचाने के लिए कौन सी गैस उसमें डाली गई है, उसमें डाली गई नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्यों डाली गई है, क्योंकि वो विकृगंधिता होने से बच सकें। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में बता चुका है। बस इतना ही मैं बोलना चाहता था, ज़्यादा वीडियो को ना लंबा करते हुए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ओके भाई, बाय बाय।